नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कल आपने देखा कि किस तरह से कुछ राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए, निश्चित तौर पर वह चौंकाने वाला रहा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है बंगाल, क्योंकि बंगाल का पड़ोसी राज्य बिहार है। इसीलिए बंगाल में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका बिहार पर प्रभाव पड़ेगा। और जब यहाँ प्रभाव की बात करेंगे तो केवल राजनीतिक तौर तरीके से बात नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और खास करके आर्थिक प्रभाव को लेकर के चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को टटोलने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में जो बीजेपी की सरकार अब बनने वाली है, क्योंकि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बंगाल में आया है, तो निश्चित तौर पर पड़ोसी राज्य पड़ जाता है बिहार। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या बंगाल की जीत जो हुई है वह बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब देखेंगे बिहार में भी पहली बार बीजेपी के सीएम हैं सम्राट चौधरी, और बंगाल में भी पहली बार जो है बीजेपी का ही सीएम होने वाला है। तो कुल मिलाकर के दोनों राज्य में पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन दोनों राज्य में केंद्र में जो पार्टी रही है सत्ता में, वो लंबे समय तक राज्य में उसके मुख्यमंत्री नहीं रहे। ऐसा पहली बार होगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2026 में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और यह पूर्वी भारत की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक बात की जा रही है निवेश को लेकर के। आप जानते हैं एक समय देश की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, और किस तरह से कोलकाता औद्योगिक जो पूरी गतिविधि रहा है उसका केंद्र हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे कोलकाता से कंपनियों का पलायन शुरू हो गया और निवेश बंद हो गया। कुल मिलाकर के वहां जो नीति निर्माण हुए उसको इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो अब यह कहा जा रहा है कि संभव है अब वहां फिर से निवेश शुरू हो, औद्योगिक घराने फिर से जाने शुरू हो जाए, और नौकरियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिले। और पूरी ओवरऑल अगर देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसको लेकर के कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में लगभग 0.5% तक अतिरिक्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये एक संभावना के तौर पर बताई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि निवेश उद्योग वहां पर काफी हो सकता है और इसका प्रभाव बिहार और अन्य पड़ोसी राज्यों में भी पड़ेगा। इसीलिए ये बातें की जा रही है। अब ईस्ट इंडिया पॉलिटिकल कॉरिडोर के निर्माण की बात की जा रही है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरब के तरफ किस तरह से भारत की जो राजनीति दशा है वो शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है, उसको लेकर के यहाँ पर बात किया जा रहा है। जिसमें से एक शब्द बहुत चर्चा में, एक डायलॉग चलता है, अंग बंग कलिंग। तो कुल मिलाकर के बिहार, बंगाल और उड़ीसा को लेकर के बात की जा रही है। देखिए, बिहार में भी बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बना है, बंगाल बीजेपी पहली बार जीती है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, वहां भी बीजेपी का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना था, लेकिन वहां भी पहली बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो बातें की जा रही है अंग बंग कलिंग विजन को लेकर के, वो जो भारतीय जनता पार्टी का रहा वो पूरा होता रहा। और अब भारत के ये जो है पूर्वी राज्य है, तो कुल मिलाकर के अगर आप भारत के नक्शे पर देखेंगे, जो पश्चिमी राज्य है, चाहे वो गुजरात हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, पंजाब हो जाए, है ना, ये तमाम राज्य आपको देखने को मिलेंगे कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आर्थिक परिदृश्य के लिहाज से, निवेश, उद्योग, नौकरियों के लिहाज से बेहतर कंडीशन में है पूर्वी राज्य की तुलना में। अब पूर्वी राज्य में देखा जाए तो उस पार्टी की सब जगह सरकार बनने वाली है जो केंद्र में सत्ता में मूल में है। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि यहां इन राज्यों को अब इसका फायदा होने वाला है, और कुल मिलाकर के बिहार, उड़ीसा और बंगाल के तरफ यह जो पूरी राजनीति है इस देश की, वह शिफ्ट होने वाली है। तो पूरी तरह से देखेंगे जो राजनीतिक और नीतिगत फ्रेमवर्क है वो भारत का अब बदल सकता है। अब जरा बिहार पर असर की बात करते हैं। केंद्र और राज्यों में नीतियों का बेहतर तालमेल हो सकता है। जो डबल इंजन सरकार की बात लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, वो अब होता हुआ भी दिख रहा है। और लगातार आप देखेंगे बिहार में बहुत सारे निवेश जा रहे हैं, बहुत सारी नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है, और केंद्र सरकार काफी फंड भी दे रही है। पिछले 2-3 बजट को आप देखें तो बिहार को बहुत अधिक पैसा भी बजट में दिया गया है। केंद्रीय बजट की बात कर रहा हूं। बड़े क्षेत्रीय प्रोजेक्ट, चाहे वो रेल हो, रोड हो, उद्योग हो, ये तेजी से बेहतर स्थिति में जाता जा रहा है। और अगर ये बेहतर होता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, तो निश्चित तौर पर यहां पर इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है इससे रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। तो बिहार की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्या है? पलायन। तो पलायन के दर में कमी देखी जाएगी, यह बात कही जा रही है। तो आर्थिक असर समझते हैं और ये बिहार को कैसे फायदा करेगा यह समझने की कोशिश करते हैं।
पहली बात कि निवेश और इंडस्ट्री को लेकर के जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, बंगाल में निवेश बढ़ेगा तो पूरा पूर्वी क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट बन सकता है, जैसा कि एक समय हुआ भी करता था। तो वही परिपाटी फिर से देखने को मिल सकता है, ये बातें यहां पर कही जा रही है। और बंगाल में निवेश कहने का तात्पर्य है कि देखिए, बंगाल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल है। अगर आप बिहार में निवेश की बात करते हैं तो बिहार में भी निवेश हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा ध्यान देने की अभी भी बिहार में आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में भी यही कंडीशन है, झारखंड में भी यही है, लेकिन अगर बंगाल की बात करेंगे तो वहां पहले भी कंडीशन बहुत अच्छा रहा है। तो वही पुरानी दौर यहां पर लौट सकता है नई सरकार, नई नीति निर्माण से, और इस वजह से निवेश बढ़ने की उम्मीद है। और बंगाल पर ऐसा होता है तो उसका केवल बंगाल पर नहीं बल्कि बिहार पर, उत्तर प्रदेश पर, उड़ीसा पर, झारखंड पर, या जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर हैं उस पर, ये पूरा प्रभाव आपको इस एरिया पे देखने को मिलेगा। यानी कि पूरे पूर्वी भारत जो है वह बेहतर स्थिति में जा सकता है। कंपनियां बिहार और बंगाल दोनों में प्लांट लगा सकती हैं, जैसा कि बिहार में पिछले दिनों बहुत सारी कंपनी ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, वो बंगाल की तरफ भी मूव करेगी। तो बिहार में पहले से उद्योग की कमी से लोग पलायन कर रहे हैं, और अगर इस क्षेत्र में उद्योग बढ़े तो बिहार के युवाओं को नजदीक में रोजगार मिल सकता है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और पुराने लोगों से पूछेंगे, दादाजी सबसे, तो वो बताएंगे कि एक समय हुआ करता था कि बिहार के लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने जाते थे तो बंगाल जाते थे, है ना, यानी कि कुल मिलाकर के कोलकाता जाते थे। आपने अगर बिहार में एक बहुत अच्छा नाटक बहुत फेमस है, भिखारी ठाकुर रचित विदेशिया, अगर वो देखा होगा, इस पर फिल्म भी बनी है, तो उसमें जो पूरा दृश्य दिखाया गया है वो यही है कि एक महिला रहती है नवविवाहित, और उसका पति विवाह करने के पश्चात कार्य करने के लिए कोलकाता जाता है, बंगाल जाता है, और उसी परिदृश्य में वो पूरा घटनाक्रम जो है वो देखने को मिलता है, वो विदेशिया नाटक देखने को मिलता है जो काफी फेमस है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐतिहासिक तौर पर भी देखेंगे तो बंगाल से एक रिश्ता रहा है, नजदीक के दोनों जगह रहे हैं, समानताएं चीजों में देखने को मिलती है। तो जो परेशानी बिहार के लोगों को या उत्तर प्रदेश के लोगों को, झारखंड के लोगों को महाराष्ट्र में, गुवाहाटी में, बेंगलोर में, चेन्नई में देखने को मिलता है, वो कम से कम इस एरिया में देखने को नहीं मिलेगा। लॉजिस्टिक और ट्रेड की बात करेंगे तो कोलकाता पोर्ट और बिहार की कनेक्टिविटी होगी। देखिए, बिहार के लिए आप जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, वो एक शब्द का बहुत प्रयोग करते थे कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट कहने का तात्पर्य है कि कोई भूमि का टुकड़ा ऐसा हो जिसका कोई जो हिस्सा हो वो समुद्र से साझा ना करता हो। बिहार ऐसे ही राज्यों में है, उत्तर प्रदेश भी ऐसे राज्यों में है, झारखंड भी है। लेकिन जब कोलकाता की यहां पर बात करेंगे तो कोलकाता में पोर्ट तो है, वे ऑफ बंगाल है। तो अब यहां से बिहार की कनेक्टिविटी, अगर दोनों जगह एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार रहे, तो ये समन्वय बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले कोशिश नहीं किया गया, पहले भी इस तरह से कोशिश की गई, केंद्र सरकार के द्वारा दोनों राज्य सरकार को लेकर के बातें की गई, लेकिन बात कभी भी ठीक से बन नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आयात निर्यात जो है वो आसान हो जाएगा। बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो प्रोडक्शन है, उसको कहीं न कहीं एक पोर्ट मिल जाएगा, और अलग अलग सरकारों से कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के एक जैसी नीति अगर बनता है तो निश्चित तौर पर फैसले भी तेज हो सकते हैं, और कुल मिलाकर के पूर्वी भारत का विकास देखने को मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की बात करेंगे तो इसे सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो से एक डायलॉग कहते हैं ना, आप केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सुनते होंगे, वो कई बार कहते हैं कि अमेरिका विकसित देश है इसीलिए वहां की सड़कें अच्छी नहीं है, वहां की सड़कें अच्छी है इसीलिए अमेरिका विकसित देश है। कहने का तात्पर्य है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर नहीं है तो जाहिर सी बात है निवेश नहीं आएगा, कंपनी वहां नहीं आएगी, फिर वहां पर रोजगार नहीं बढ़ेंगे, बेरोजगारी होगा तो पलायन होगा ही। तमाम जो सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जाकर के जुड़ता है। तो कुल मिलाकर के अब जब एक्सप्रेस वे की बात करेंगे, जैसा कि बजट में भी, केंद्रीय बजट में इस बात को चर्चा में लाया गया कि एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जाएगा। जैसे भी आपने देखा होगा गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में, तो ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, यहां पर कहीं ना कहीं जितने एक्सप्रेस वे हम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, केंद्र सरकार की योजना है, ताकि कुल मिलाकर के इस क्षेत्र पे अधिक से अधिक जोर दिया जा सके, विकास किया जाए। लेकिन जो एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, तो जब ये बात एक्सप्रेस वे जैसे वाराणसी से निकल रही है, एक एक्सप्रेस वे जो घोषणा किया गया केंद्रीय बजट में, वाराणसी से होते हुए, बिहार होते हुए और बंगाल जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में काम बेहतर होता है, भूमि अधिग्रहण को लेकर के बातें की जाती थी, नीति निर्माण सही रहता था, बिहार सरकार भी इस बात को जोर देती थी। लेकिन जैसे ही वो एक्सप्रेस वे का हिस्सा कोलकाता या बंगाल में एंट्री करता था, वहां पर सरकारें बदलती थी, पॉलिसी मेकिंग को लेकर के टकराव होता था और वो काम सही से नहीं हो पाता था। तो कुल मिलाकर के अब ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर कोलकाता जो पूरी तरह से कट गया,
अब सोचिए चेन्नई विकसित हुआ, बेंगलोर आगे बढ़ा, मुंबई आगे बढ़ा, गुवाहाटी, दिल्ली, नोएडा या आप कह सकते हैं गुरुग्राम, नए नए शहर, मेट्रो शहर बन गए, लेकिन कोलकाता पीछे ही जाता गया जो सबसे आगे था इस देश में। तो कुल मिलाकर के अब कहा जा रहा है कि कोलकाता से कनेक्टिविटी अब बढ़ेगा और कुल मिलाकर के अगर ऐसा होता है तो पूर्वी भारत और बिहार जैसे राज्यों के लिए अच्छा होगा। इसका असर ये होगा कि व्यापार बढ़ेगा अगर एक्सप्रेस वे बनता है, क्योंकि बिहार में कहा गया कि जहां जहां से एक्सप्रेस वे निकलेगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आसपास से, वहां पर नजदीकी तौर पर अगर देखा जाए हाईवेज वगैरह के नजदीक में, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और वहां पर निवेश बनाए जाएंगे, उद्योग धंधे उसी आसपास लगाए जाएंगे, ताकि सीधे वहां से प्रोडक्शन जो है अगर होता है तो माल को भेज दिया जा सकता है एक्सप्रेस वे से कोलकाता पोर्ट पे। ये एक अच्छी सोच है, परिवहन भी सस्ता होगा और बिहार के उद्योगों को बाजार मिलता हुआ फिर कहीं न कहीं नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं लगातार करता रहा हूं, माइग्रेशन को लेकर के, पलायन पर क्या असर पड़ेगा। बिहार में रोजगार की कमी होने से बड़े पैमाने पर पलायन होता है, ये हम सब जानते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो बिहार में पलायन का ही था। तो देखिए, एक तो यहाँ पर कोशिश कर रही है सरकार, और बंगाल में जो काम हो रहा है, अब बंगाल में पॉलिसी मेकिंग केंद्र के तरफ से होगा, सरकारों के बीच तालमेल होगा, तो पलायन बिहार में भी निश्चित तौर पर रुकने की बात की जा रही है। अब देखिए, अगर बंगाल में उद्योग आए तो बिहार के मजदूरों को पास में काम मिलेगा। मैं पहले भी कहा हूं कि एक समय हुआ करता था कि बिहार जो है वो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना, हम सब ने इसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो कुल मिलाकर के एक तरह से देखेंगे कि सामाजिक जुड़ाव देखने को मिलता है। तो जैसे अगर बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो सामाजिक जुड़ाव उनका अगर देखेंगे निर्जातीय रूप से तो वो कट जाता है, तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन ये चीजें कम से कम जो है बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड इस एरिया में देखने को नहीं मिलता है। और दिल्ली, मुंबई जो पलायन करते हैं वह निश्चित तौर पर कम होगा और ऐसे बड़े शहरों पर दबाव भी कम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय और सीमा प्रभाव को लेकर के अगर बात करें, क्योंकि बंगाल की अगर बात किया जाए तो बंगाल से बांग्लादेश सीमा लगातार साझा करता है, सीधे तौर पर अगर देखेंगे एक बहुत बड़ा सीमा जो है साझा करता है ये दोनों। तो बीजेपी सरकार होने से बॉर्डर, ट्रेड और सिक्योरिटी ये बेहतर हो सकता है। और ये देखा गया है कि बांग्लादेश का अगर जो हिस्सा देखेंगे थोड़ा सा जो चिकन नेक वाला, तो उससे आगे बढ़ करके बिहार में किशनगंज पड़ता है। और आपने देखा होगा एसआईआर जो हुआ था तो उसमें किशनगंज ही वो डिस्ट्रिक्ट बताया गया जहां पर डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गया। और जो आधार कार्ड बनने की बात की गई, जिसमें कहा गया कि 100% से अधिक लोगों का आधार बना है, वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ही रहा। वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर नजदीक पड़ता है और फिर बांग्लादेश पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यह जो एरिया बांग्लादेश वाला इशूज था, ये बिहार पे भी अब इफेक्ट करने लग गया था। और बिहार के सिर्फ किशनगंज की बात नहीं है, पूरे सीमांचल वाले एरिया पर, चाहे वो पूर्णिया की बात करेंगे, कटिहार की बात करेंगे, किशनगंज, अरेरिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूरा जो सीमांचल कोसी बेल्ट है उस पर इसका प्रभाव देखने को मिला था। तो अब जो आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात किया जाए वह भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब बिहार पर इनडायरेक्ट असर क्या होगा? पूर्वी भारत में सुरक्षा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर व्यापार स्थिरता होगी, कंपनियां वहां आएगी तो बिहार को भी फायदा होगा। क्षेत्रीय विकास तेज होगा तो निश्चित तौर पर दूर दराज पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं वो नहीं हुआ, विकास भी होगा। और राजनीतिक असर क्या होगा कि यह एरिया सबसे अधिक संवेदनशील हिस्सा बनता जा रहा है। और जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश में घटनाक्रम देखने को मिला है और जिस तरह से नेपाल में घटनाक्रम हो रहा है, वो चीन के करीब जा रहा है, सिलीगुड़ी जो आप कह सकते हैं कॉरिडोर चिकन नेक वाला, वो बहुत सेंसिटिव हो गया है। तो बिहार के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए या बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए, झारखंड के लिए ये एरिया बेहद संवेदनशील हो जाता है। तो निश्चित तौर पर एक पार्टी की सरकार रहती है तो केंद्र सरकार भी और अन्य जो यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे सभी एक साथ तालमेल मिलाकर के काम कर सकते हैं। बीजेपी का जो पूर्वी भारत में प्रभुत्व था वो अब एक तरह से देखेंगे और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति पर निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जाति, विकास और राष्ट्रवाद का एक नया मिश्रण देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के लगातार जो बिहार को लेकर के चर्चा की जाती है कि बिहार की पूरी राजनीति जो है वो कास्ट के इर्द गिर्द घूमती है, कहीं न कहीं इससे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा और पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, यानी कि नीति निर्माण होगा, जो काम होंगे वो विकास को ध्यान में रख करके होगा, न कि कास्ट को ध्यान में रख करके। तो ये एक मैसेज यहाँ से जाएगा। अब बात है कि क्या सच में गेम चेंजर होगा? जो बात की जा रही है उसमें कुछ जो सकारात्मक संभावनाएं हैं उसके अंतर्गत कहा गया कि रोजगार और निवेश बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर होगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्रेस वे की बात किया, निश्चित तौर पर पलायन कम होगा और क्षेत्र का पूरा विकास होगा। तो क्षेत्र का पूरा विकास होगा तो बिहार भी उसमें शामिल है, बिहार के लिए भी फायदा होगा। चुनौतियां लेकिन क्या क्या है? बिहार की अपनी समस्याएं हैं, जैसे कि एक है बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार बिहार में
बहुत पांव पसार चुका है, तो इसको खत्म करने की जरूरत है। और कमजोर शिक्षा स्वास्थ्य सिस्टम जो बिहार की अपनी समस्या है, क्योंकि अगर जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब रहता है तो इससे सीधे तौर पर पलायन होती है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए बिहार के सबसे अधिक छात्र बाहर जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ चीजें हैं जो बिहार को खुद सही करना पड़ेगा। और फिर जो बंगाल का फैक्टर कह सकते हैं आप आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर बिहार को फिर देखने को मिलेगा और बिहार बेहतर कंडीशन में जाता हुआ जाएगा। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अब पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे कोई पश्चिम बंगाल में इतनी प्रचंड जीत के बाद, तो कुल मिलाकर के बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा? और ये बात आपको तर्क के साथ इस बात को ध्यान में रख के बताना है कि बिहार में अब पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर में सम्राट चौधरी हैं। तो दोनों जगह अब बीजेपी की सरकार, और फिर अगर कलिंग की तरफ जाएंगे यानी कि उड़ीसा की बात करेंगे, वहां पर भी बीजेपी के मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर के पूर्वी भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और बिहार इससे कितना फायदेमंद होने वाला है, ये कमेंट में लिख करके आप मुझे जरूर बताइए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।